नमस्ते जी, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास फॉर यू। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द साउंड एंड द फ्यूरी। ये एक नॉवल है जिसे लिखा है विलियम फॉकनर ने एंड ये जो नॉवल है इसे जॉनथन केप एंड हैरिसन स्मिथ द्वारा 1929 में पब्लिश किया गया है। द साउंड एंड द फ्यूरी ये जो नॉवल है ये एक साउदर्न गॉथिक नॉवल है एंड ये विलियम फॉकनर की फोर्थ नॉवल थी जिसे इमीडिएटली सक्सेस नहीं मिली थी, बट धीरे धीरे ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई एंड फॉकनर को इस नॉवल के लिए क्रिटिकल अटेंशन भी मिलने लगा। एंड 1998 में मॉडर्न लाइब्रेरी ने द साउंड एंड द फ्यूरी को 20th सेंचुरी की टॉप 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स में 6th रैंक दिया था। इस नॉवल की जो सेटिंग है वो 20th सेंचुरी में जेफरसन मिसिसिपी में है। तो इस नॉवल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विलियम फॉकनर के बारे में बता देती हूँ। तो विलियम फॉकनर जो है वो एक फेमस अमेरिकन राइटर है एंड विलियम फॉकनर ने बहुत सारी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, स्क्रीन प्लेज, पोइट्री, प्लेज एंड एसेज लिखे हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो विलियम फॉकनर थे वो अपनी शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल्स के लिए ही ज्यादा फेमस है। तो इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1897 में मिसिसिपी यूएस में एंड इनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1962 में मिसिसिपी यूएस में। तो इनके जो फेमस वर्क है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एज आई ले डाइंग। ये इनका जो वर्क है ये मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जिसने भी ये वाली नॉवल देखनी होगी वो जाकर चेकआउट कर लेना। एंड सेकेंड वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी जो हमारा आज का टॉपिक है। थर्ड है द हैमलेट। फोर्थ है लाइट इन अगस्त। ये जो लाइट इन अगस्त है ये भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी ने ये वाला वर्क इनका देखना है। उसके बाद हमारा फिफ्थ वर्क है द मेंशन। विलियम फॉकनर को जो भी फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये इनको 1949 में मिला है। सेकंड है पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, ये इन्हें 2 बार मिला है, 1955 में एंड फिर 1963 में। एंड थर्ड है नेशनल बुक अवार्ड, ये इन्हें भी 2 बार मिला है, पहले 1951 में फिर 1955 में। तो यही था हमारे विलियम फॉकनर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे द साउंड एंड द फ्यूरी जो हमारी नॉवल है उसको। तो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि इस नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ, ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में कैरेक्टर्स को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है जेसन कॉम्पसन थर्ड, ये फादर है कॉम्पसन फैमिली का। सेकंड है कैरोलिन कॉम्पसन, ये वाइफ है जेसन कॉम्पसन की। उसके बाद थर्ड है क्वेंटीन कॉम्पसन, ये इनका सबसे बड़ा बेटा है यानी कि जेसन और कैरोलिन का। फोर्थ है कैडी कॉम्पसन, ये इनकी सेकंड चाइल्ड है एंड ये इनकी इकलौती बेटी होती है। फिफ्थ है जेसन कॉम्पसन 4, ये इनका थर्ड बेटा है। एंड सिक्स्थ है बेंजी, बेंजी जो है इनका फोर्थ चाइल्ड है जेसन एंड कैरोलिन का। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो जेसन कॉम्पसन थर्ड जो फादर है एंड जेसन कॉम्पसन 4 है, इन दोनों का नेम सिमिलर है, तो आप लोग समरी के टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं समरी आपको बताऊंगी तो मैं जेसन कॉम्पसन 4 जो कि बच्चा है उसको मैं जूनियर जेसन करके पुकारूंगी एंड जो फादर है उसको मैं सिंपल जेसन कॉम्पसन करके पुकारूंगी, ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज इन दोनों के नेम जो है वो सिमिलर है। तो अगला कैरेक्टर है मिस क्वेंटीन। मिस क्वेंटीन जो है वो कैडी की डॉटर है। जो आपने कैडी पीछे देखी ना, जो कॉम्पसन फैमिली में जो इकलौती बेटी है कैडी कॉम्पसन, उसकी ये बेटी होती है मिस क्वेंटीन। उसके बाद अगला कैरेक्टर है डेल्टन एम्स। एम्स जो है ये कैडी का लवर होता है। एंड अगला कैरेक्टर है हर्बर्ट हेड, ये कैडी का हस्बैंड होता है। एंड लास्ट कैरेक्टर है डिल्सी गिब्सन, ये कॉम्पसन फैमिली की ब्लैक हाउसकीपर होती है, यानी कि कॉम्पसन फैमिली की ये सर्वेंट होती है। तो बारी बारी से मैं इन सभी कैरेक्टर्स की आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेसन कॉम्पसन थर्ड जो कि फादर है कॉम्पसन फैमिली का। मीन जो कॉम्पसन चिल्ड्रन है उनका फादर है। एंड जेसन कॉम्पसन जो है वो कॉम्पसन फैमिली का हेड है एंड ये इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बट इसकी अल्कोहल की हैबिट ही इसकी मौत का कारण भी बनती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होता है। जेसन की वाइफ कैरोलिन है एंड ये एक अनसक्सेसफुल मदर है एंड अपने बच्चों का अधिकतर लालन पालन जो है वो जेसन ने ही किया है। हालांकि जेसन एंड कैरोलिन में से कोई भी आइडल पेरेंट्स नहीं है एंड जेसन जो है वो एक लॉयर होता है। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है कैरोलिन कॉम्पसन जो कि जेसन की वाइफ है। तो जो कैरोलिन है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड वुमेन थी, जिसने कभी अपने बच्चों को लव और अफेक्शन नहीं दिया सिवाय एक बच्चे को छोड़कर, एंड ये बच्चा था उसका थर्ड चाइल्ड जेसन कॉम्पसन 4 यानी कि जूनियर जेसन। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि फादर और जो सन है दोनों का नाम सेम है जेसन जेसन। तो मैं जब
जब भी बेटे का नाम लूंगी तो मैं उसके आगे जूनियर जरूर लगाऊंगी ताकि आपको फादर और सन में कंफ्यूजन ना हो। जो कैरोलिन है वो अपने और बच्चों को प्यार नहीं करती थी, तो इसके बच्चों को लव एंड केयर जो है वो उसकी हाउसकीपर डेल्सी ने ही दिया है। एंड कैरोलिन का सबसे छोटा बेटा बेंजी है, ये मेंटली रिटार्डेड होता है। एंड जो कैरोलिन है वो इसकी मेंटली रिटार्डनेस को जो है एक कर्स मानती थी। एंड जो कैरोलिन है वो अपनी बढ़ती एज के साथ साथ काफी ज्यादा एब्यूजिव हाइपोकॉन्ड्रिक बन जाती है, मीन्स ये पागल सी हो जाती है। तो हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है वो है क्वेंटीन कॉम्पसन। तो ये जो क्वेंटीन है ये कैरोलिन एंड जेसन का सबसे बड़ा बेटा होता है। क्वेंटीन अपनी माँ के कोल्ड बिहेवियर से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था बिकॉज इसकी माँ इसको अटेंशन नहीं देती थी। तो ये अपनी माँ का प्यार जो है वो अपनी सिस्टर कैडी से ही पाता था। जब क्वेंटीन की सिस्टर कैडी जो है वो अपनी टीनेज में ही प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इस बात से जो क्वेंटीन है उसकी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है, उसकी पूरी लाइफ शैटर्ड हो जाती है। ये इस गलती को अपने ऊपर ले लेता है एंड अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि ये हरकत उसने अपनी बहन के साथ की है, लेकिन उसके पापा बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जो कॉम्पसन फैमिली है वो क्वेंटीन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेज देती है, जहाँ पर जो क्वेंटीन है वो सुसाइड कर लेता है बिकॉज इसकी जो प्रीवियस मेमोरीज थी, जो इसका पास था, इसको हॉन्ट करता था। ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, डिप्रेशन में रहता था, ये सोचकर कि जो इसकी सिस्टर कैडी है उसकी प्रेगनेंसी की वजह से इसके फैमिली का जो ऑनर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। तो इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो है कैडी कॉम्पसन। तो ये जो कैडी है ये जेसन एंड कैरोलिन की सेकंड चाइल्ड होती है एंड ये जेसन एंड कैरोलिन की इकलौती बेटी है। कैडी जो है वो बहुत ही ज्यादा काइंड एंड लविंग सिस्टर होती है एंड अपने ब्रदर्स क्वेंटीन एंड बेंजी को ये माँ के जैसे प्यार देती है। एंड ये 18 साल की प्रेग्नेंट हो जाती है एंड अपने नाजायज बेटे को बाप का नाम देने के लिए ये हर्बर्ट हेड से शादी कर लेती है। एंड जब हर्बर्ट को पता चलता है कि कैडी के बच्चे का बाप वो नहीं है, तो वो कैडी को डाइवोर्स दे देता है। तो हमारा अगला कैरेक्टर है जेसन कॉम्पसन 4, जिसे मैं जूनियर जेसन भी बोलूंगी। ओके, तो ये जो जूनियर जेसन है ये जेसन कॉम्पसन एंड कैरोलिन कॉम्पसन का तीसरा बेटा होता है। एंड ये जो जूनियर जेसन है ये काफी ज्यादा सैडिस्टिक, एंटी सोशल एंड एंग्री पर्सन होता है। एंड जूनियर जेसन एक अकेला बच्चा होता है जिससे उसकी माँ कैरोलिन प्यार करती थी एंड ये भी अपनी माँ के लिए अकेला स्टैंड लेता था बिकॉज ये जो दोनों हैं, जूनियर जेसन एंड उसकी मदर जो है, इन दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर था। ये दोनों ही सेल्फ स्टैंडर्ड थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के थे। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है वो है बेंजी। जो बेंजी है इसका पूरा नाम बेंजामिन कॉम्पसन है एंड ये जेसन एंड कैरोलिन का सबसे छोटा बेटा होता है एंड ये मेंटली रिटार्डेड है। एंड ये जो बेंजी है ये ना ही अपनी केयर कर सकता है, ना ही ये प्रॉपर्ली बात कर सकता है। बेंजी इवन पास्ट एंड प्रेजेंट में डिफरेंस तक नहीं कर पाता है एंड ये अपनी सिस्टर कैडी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, जो इसे एज अ मदर प्यार करती है। कैडी की शादी के बाद इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा शैटर्ड हो जाती है, ये उसको बहुत ज्यादा मिस करता था। एंड जो बेंजी है वो 5 साल का था जब उसकी माँ कैरोलिन को इस बात का पता चला था कि बेंजी जो है वो मेंटली अनस्टेबल है। तो जो कैरोलिन है वो उसका नाम मॉरी से बदल कर जो है बेंजामिन कर देती है। एक्चुअली इसका जो रियल नेम था वो मॉरी था, लेकिन बाद में इसका नाम बेंजामिन कर दिया एंड इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनी वो फिर बेंजी है। ओके, तो अगला कैरेक्टर है मिस क्वेंटीन। मिस क्वेंटीन जो है वो कैडी की नाजायज बेटी है, जो मे बी डेल्टन एम्स की औलाद है। एक्चुअली क्वेंटीन की रियल फादर कौन है ये नॉवल में क्लियर नहीं दिया गया है। कैडी जो है वो हर्बर्ट से शादी कर लेती है ताकि उसकी नाजायज औलाद को बाप का नाम मिल सके। बट जब हर्बर्ट को पता चलता है कि क्वेंटीन का रियल फादर वो नहीं है, तो वो कैडी को तलाक दे देता है। एंड जो हर्बर्ट है वो कैडी को फोर्स करता है कि वो अपनी इस बेटी मिस क्वेंटीन को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दे। एंड जब कैडी के फादर जेसन कॉम्पसन थर्ड की डेथ हो जाती है, तो कैडी का जो भाई जूनियर जेसन है वो फैमिली का हेड बन जाता है एंड जूनियर जेसन जो है वही मिस क्वेंटीन की देखभाल करता है। हालांकि जो जूनियर जेसन है वो कैडी की इस बेटी को पसंद नहीं करता था। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है डेल्टन एम्स। डेल्टन जो है वो एक टाउन बॉय होता है जिसके साथ जो कैडी है वो फर्स्ट टाइम सेक्सुअली इंटीमेट होती है, जिससे फिर कैडी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड जो क्वेंटीन जो कैडी का ब्रदर होता है उसको डेल्टन एंड जो कैडी है उनके रिलेशन का पता चल जाता है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है हर्बर्ट हेड। हर्बर्ट जो है वो एक रिच मैन है जिसके साथ कैडी की शादी होती है एंड ये कैडी के भाई जूनियर जेसन को जॉब भी प्रोवाइड करता है। एंड जब कैडी के बच्चे की रियलिटी हर्बर्ट को पता चलती है, तो वो कैडी को फिर डाइवोर्स दे देता है।
ओके, तो अगला कैरेक्टर है डिल्सी गिब्सन। डिल्सी जो है वो कॉम्पसन फैमिली की ब्लैक सर्वेंट थी एंड ये कॉम्पसन फैमिली के मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड यानी कि बेंजी की थ्रू आउट लाइफ केयर करती है एंड ये बहुत ज्यादा काइंड एंड सेल्फलेस वुमन होती है। ओके, तो यही थी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे द साउंड एंड द फ्यूरी जो हमारी नॉवल है उसकी पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद समरी एंड फिर इसकी थीम्स। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे द साउंड एंड द फ्यूरी जो हमारी नॉवल है उसकी इंट्रोडक्शन। ओके, तो विलियम फॉकनर एक ऐसे राइटर हैं जो नॉवेल्स के लिए जाने जाते थे, वो नॉवेल्स जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। द साउंड एंड द फ्यूरी ये जो विलियम फॉकनर की नॉवल है इसमें वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड इमोशनल डाउनफॉल दिखाने की कोशिश की गई है एंड इस नॉवल में विलियम फॉकनर ने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू 20th सेंचुरी की सोसाइटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इस नॉवल की शुरुआत में एक एरिस्टोक्रेटिक एंड डिग्निफाइड फैमिली के डाउनफॉल को दिखाया गया है, यानी कि इस फैमिली के पतन को दिखाया गया है। एक्चुअली जो कॉम्पसन फैमिली है उसकी स्टोरी जो है इस नॉवल में डिस्क्राइब की गई है। ये जो कॉम्पसन फैमिली है ये जेफरसन मिसिसिपी की सबसे ज्यादा ऑनरेबल एंड वेल्दी फैमिली थी, लेकिन अब इसकी जो दौलत एंड इसका जो स्टेटस है वो जा चुका है। मतलब कि इनकी जो फैमिली की जो रेपुटेशन थी वो खत्म हो चुकी है। इनकी जो वेल्थ थी, जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, वो अब इनके पास नहीं बची है एंड ये जो कॉम्पसन फैमिली है ये ज्यादा गरीबी में तब जाती है जब अल्कोहलिक पिता की डेथ हो जाती है एंड ये जो फादर है ये अपनी फैमिली को कर्ज में छोड़कर चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है जेसन कॉम्पसन थर्ड की, जो फादर था कॉम्पसन फैमिली में। एंड ये जो नॉवल है इसमें डिफिकल्ट टाइम, लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड कैरेक्टर्स का इमोरल बिहेवियर जो है वो अच्छे से दिखाया गया है, जिससे जो रीडर्स हैं वो बहुत ही आसानी से फील कर सकते हैं। एंड इस नॉवल में कुछ कैरेक्टर्स की नेगेटिव पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा शार्पली पॉइंट आउट की गई है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि उन कैरेक्टर्स के अंदर कुछ भी गुड नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। एंड इस नॉवल में स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग है एंड इस नॉवल के 4 मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके स्टोरी टेलर हैं। फर्स्ट है बेंजी, सेकंड है क्वेंटिन, थर्ड है जूनियर जेसन एंड फोर्थ है डिल्सी। इन चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस नॉवल को नरेट किया गया है। इस नॉवल में 4 सेपरेट सेक्शंस हैं एंड फर्स्ट सेक्शन जो है वो अप्रैल 7, 1928 से स्टार्ट होता है एंड इसमें जो स्टोरी टेलर है वो बेंजी है, जिसके पर्सपेक्टिव से इस सेक्शन में स्टोरी बताई गई है। जो सेकंड सेक्शन है वो जून 2, 1910 का है, जो क्वेंटिन कैम्पसन पर फोकस करता है एंड इस सेक्शन की जो स्टोरी है वो क्वेंटिन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो 6 अप्रैल 1928 का है एंड इस सेक्शन में विलियम फॉकनर ने जूनियर जेसन के पॉइंट ऑफ व्यू को बताया है। एंड इसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है वो हमारा फाइनल सेक्शन है एंड ये जो सेक्शन है ये 8 अप्रैल 1928 से स्टार्ट होता है। इसमें डिल्सी के पर्सपेक्टिव से हमें नॉवल की स्टोरी बताई गई है एंड इस सेक्शन के जो नरेटर है वो खुद हमारे जो राइटर है विलियम फॉकनर है वो है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये डिल्सी के ऊपर है। एंड फिर 1945 में कॉम्पसन अपेंडिक्स है, जिसमें 1699 से लेकर 1945 तक 30 पेजेस की कॉम्पसन फैमिली की हिस्ट्री दी गई है एंड इस अपेंडिक्स को 5th पार्ट भी माना जाता है इस नॉवल का। तो यही थी इस नॉवल की इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी। ओके, तो इस नॉवल के फर्स्ट सेक्शन का जो नरेटर है वो बेंजी है, जो गूंगा और मेंटली रिटार्डेड है एंड ये जेसन कॉम्पसन थर्ड एंड कैरोलिन के 4 बच्चों में से एक होता है एंड ये जो कॉम्पसन फैमिली है ये जेफरसन मिसिसिपी में रहते हैं एंड ये ओल्ड एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। सिविल वॉर के बाद इस फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इनकी जो वेल्थ है वो डिक्लाइन हो चुकी है एंड वेल्थ के साथ साथ इस फैमिली ने अपनी मोरालिटी और सैनिटी भी खो दी है एंड जो फैमिली मेंबर्स हैं वो डिमोरलाइज हो चुके हैं। तो इस नॉवल का ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये बेंजी के 31st बर्थडे से स्टार्ट होता है। बेंजी एंड उसके ब्लैक सर्वेंट का बेटा लस्टर जो है दोनों गोल्फ कोर्स के पास हैंग आउट कर रहे होते हैं। तो इस दौरान जो बेंजी है उसे अपने पास्ट की कुछ चीजें याद आती हैं, कुछ इंसिडेंट उसे याद आते हैं। जैसे बेंजी अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की इंसिडेंट को याद करता है, क्वेंटिन एंड कैंडी की स्ट्रीम में खेलने की मेमोरीज को मेमोराइज करता है। बेंजी को ये भी याद आता है कि कैसे उसने एक स्कूल गर्ल को अटैक किया था एंड इसे कैडी की फर्स्ट किस, उसके परफ्यूम एंड उसकी वेडिंग रिलेटेड चीजें भी याद आती हैं।
एंड प्रेजेंट में जो बेंजी है वो अपनी नीस मिस क्वेंटीन जो कैडी की नाजायज औलाद थी उसे ये एक रेड टाई वाले आदमी को किस करने से रोकता है। एंड इसके बाद जो लस्टर है वो बेंजी को डिनर करने के लिए घर लेकर जाता है, जहाँ पर जो जूनियर जेसन है जो मतलब बेंजी का ब्रदर है वो इसे वहां से भगाने की कोशिश करता है। बट जो डिल्सी जो कैम्पसन फैमिली की सर्वेंट होती है वो बेंजी को बहुत ज्यादा काइंडली ट्रीट करती है एंड उसको खाना खिलाती है। तो इसके बाद इस नॉवल का सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है एंड जो सेकंड सेक्शन है उसका जो नरेशन है वो क्वेंटीन द्वारा किया गया है। तो ये जो सेकंड सेक्शन है ये 18 साल पहले हार्वर्ड में क्वेंटीन के सुसाइड के एक दिन पहले की स्टोरी बताता है। तो क्वेंटीन की जो नरेशन है ये भी इसकी मेमोरीज द्वारा इंटरप्ट की गई है। क्वेंटीन जो है वो कॉम्सन फैमिली के ऑनर के लॉस से बहुत ज्यादा दुखी था। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि कॉम्सन फैमिली जो थी वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली थी, लेकिन जब वॉर हुआ उसके बाद इनकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी थी इन्होंने सब कुछ जो है खो दिया था। तो इस ऑनर के लॉस से पूरी की पूरी फैमिली अफेक्ट हुई थी। तो जो क्वेंटीन था वो भी इस लॉस से बहुत ज्यादा अफेक्टेड था। तो क्वेंटीन जो है वो कॉम्सन फैमिली के ऑनर के लॉस से एंड कैडी की वर्जिनिटी के लॉस से बहुत ज्यादा हॉन्टेड था। स्पेशली इसे कैंडी का इंसिडेंट परेशान करता था। एक्चुअली पास्ट में किसी के साथ जो है कैंडी सेक्सुअली इंटीमेट हुई थी एंड वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो क्वेंटीन है उसको कैडी के लवर की मेमोरीज, कैडी के हस्बैंड की एंड कैडी के जो डाइवोर्स हुआ था उसकी मेमोरी जो है कंटिन्यूसली हॉन्ट करती है। एंड ये जब हार्वर्ड में होता है तो वहाँ पर अपनी इन प्रीवियस मेमोरीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था एंड ये अपने दादा की वॉच को जो है देखता रहता था, जिससे ये कभी कॉम्सन फैमिली के ऑनर का सिंबल मानता था। तो ये गुस्से में जो है उस फ्रस्ट्रेशन में उस वॉच को भी तोड़ देता है। तो इसके बाद जो क्वेंटीन है वो एक ब्रिज पर जाकर अपनी डेथ के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर जो क्वेंटीन है उसकी मुलाकात रिवर साइड पर एक इमिग्रेंट गर्ल से होती है जिससे उसके भाई द्वारा बहुत ज्यादा मारा गया था। तो जो क्वेंटीन है वो इस लड़की के लिए ब्रेड खरीद कर देता है। बट जब इस लड़की का भाई इन्हें वहां पर मिलता है तो वो क्वेंटीन को उस लड़की को किडनैप करने के आरोप में बहुत ज्यादा एक्यूज भी करता है। इसके बाद जो क्वेंटीन है वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जो टाउन में पिकनिक मनाने गया था एंड वहां पर भी जो क्वेंटीन है उसका किसी कारण अपने वहां किसी फ्रेंड से जो है फाइट हो जाती है। तो इसके बाद जो क्वेंटीन है फिर से कैम्ब्रिज आ जाता है एंड अपने कपड़ों को वो क्लीन वगैरह करता है। बिकॉज इसकी लड़ाई हुई थी तो इसके कपड़े जो है खराब हो गए थे, तो ये रूम पे आकर अपने कपड़े वगैरह जो है क्लीन वगैरह करता है एंड उसके बाद ही फिर से रिवर पर चढ़ जाता है एंड फिर रिवर से कूद कर ये सुसाइड कर देता है। तो इस पूरे दिन में जो क्वेंटीन है उसे कैडी की मेमोरीज हॉन्ट कर रही थी, जैसे कैडी का डेल्टन के साथ अफेयर, उसकी प्रेगनेंसी एंड हर्बर्ट के साथ उसकी शादी एंड फिर डाइवोर्स। तो ये सब चीजें जो थी वो क्वेंटीन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी एंड तभी फिर जो क्वेंटीन है वो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेता है। एंड जैसे कि आपको पता है कि क्वेंटीन की जो फादर है जेसन कॉम्सन थर्ड, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो क्वेंटीन की डेथ के बाद अब जो जूनियर जेसन है वो फैमिली का हेड बन जाता है। ओके, तो इसके बाद अगला सेक्शन स्टार्ट होता है जो 8 अप्रैल 1928 का है एंड इस सेक्शन को जूनियर जेसन ने नरेट किया है। एंड ये जो जूनियर जेसन है ये काफी ज्यादा मनी माइंडेड एंड सेल्फ सेंटर्ड होता है एंड इसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा क्रूअल एंड बिटर है। एंड ये जो जूनियर जेसन है ये सप्लाई स्टोर फार्म में काम करता है एंड कैडी जो भी पैसे अपनी बेटी मिस क्वेंटीन को भेजती उन्हें ये चुराकर अपने ऊपर खर्च कर देता था। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि कैडी का डाइवोर्स हो चुका है एंड जो कैडी है उसने अपनी बेटी मिस क्वेंटीन को कॉम्सन फैमिली में छोड़ा है। तो ये कॉम्सन फैमिली को जो भी पैसे अपनी बेटी के लिए भेजती थी उसे इसका ये जो भाई है जूनियर जेसन ये अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर देता था। एक्चुअली जूनियर जेसन जो है वो शेयर मार्केट में $200 खो देता है एंड इसी बीच जो कैडी है वो अपनी बेटी मिस क्वेंटीन के लिए $200 का चेक भेजती है एंड इस चेक को जूनियर जेसन रिसीव करता है जो कैडी ने अपनी बेटी के लिए भिजवाया था। तो ये इस चेक को जो है कैश में कन्वर्ट कराता है एंड उन पैसों को अपने पास रख लेता है एंड वैसा ही एक फेक चेक बनाकर अपनी माँ को देता है जिससे इसकी माँ जला देती है। जूनियर जेसन जो है वो कैडी की बेटी मिस क्वेंटीन को पसंद नहीं करता है बिकॉज ये मिस क्वेंटीन को उस सिंबल के रूप में देखता है जिस कारण उसे हर्बर्ट द्वारा दी गई जॉब छोड़नी पड़ी थी। जूनियर जेसन को मिस क्वेंटीन से नफरत थी बिकॉज मिस क्वेंटीन जो थी वो कैडी की नाजायज औलाद थी जिसके कारण हर्बर्ट ने कैडी को डाइवोर्स दिया था एंड जूनियर जेसन को अपनी उस जॉब को छोड़ना पड़ा था जो हर्बर्ट ने उसे दी थी। तो यहाँ पर जो जूनियर जेसन है वो अपनी जॉब खोने का जिम्मेदार जो है वो मिस क्वेंटीन को मानता है। ओके, तो अगला सेक्शन 8 अप्रैल 1928 का है एंड ये जो सेक्शन है ये जूनियर जेसन एंड डिल्सी को फॉलो करता है। इस सेक्शन की जो नरेटर है वो डिल्सी है
जेसन उठता है एंड उसे पता चलता है कि जो मिस क्वेंटीन है वो उसके सारे पैसे यानी कि $7,000 चुराकर अपने बीएफ के साथ भाग चुके हैं। एक्चुअली ये वही पैसे थे जो जूनियर जेसन ने मिस क्वेंटीन के अपने पास छुपा कर रखे थे, जो उसकी मदर कैडी उसको भेजा करती थी। तो जो कैरोलिन है, जब उसको पता चलता है कि जो मिस क्वेंटीन है वो घर से भाग चुकी है, तो कैरोलिन श्योर थी कि जो मिस क्वेंटीन है वो अपने अंकल क्वेंटीन के जैसे ही सुसाइड करने चली गई है। बट जो जूनियर जेसन है उसको अपनी माँ की इस बात पर बिलीव नहीं होता है एंड जूनियर जेसन जो है वो मिस क्वेंटीन को ढूंढने के लिए निकलता है एंड जो बाकी के लोग हैं जैसे डिल्सी है, लस्टर एंड बेंजी है, वो सभी ईस्टर चर्च सर्विस के लिए जाते हैं। दूसरी ओर जो जूनियर जेसन है वो मिस क्वेंटीन को फॉलो करता हुआ दूसरे टाउन में पहुंच जाता है, जहां पर एक ओल्ड मैन उसे अटैक करता है एंड वो फिर से मिस क्वेंटीन को खो देता है एंड उसे ही पकड़ नहीं पाता है एंड ये सर्कस पहुंचता है। बट वहां पर जो सर्कस का ओनर है वो जूनियर जेसन को बताता है कि जो मिस क्वेंटीन है वो अपने बीएफ के साथ टाउन को छोड़कर जा चुकी है। एंड जो हमारा 5th सेक्शन है, जिसे हम लास्ट सेक्शन बोल सकते हैं, जो हमारा लास्ट अपेंडिक्स है, जिसे कॉम्पसन अपेंडिक्स भी कहा जाता है, इसमें विलियम फॉकनर ने कॉम्पसन फैमिली की हिस्ट्री एंड उसके फेट को डिस्क्राइब किया है। तो इसमें जो विलियम फॉकनर है उन्होंने बताया है कि कैरोलिन की डेथ के बाद जो जूनियर जेसन है वो अपने भाई बेंजी को मेंटल असाइलम भेज देता है एंड ये बिल्कुल अकेला रहता है एंड इसने कॉम्पसन फैमिली का फ्यूचर भी फिनिश कर दिया है। जो जेसन है वो अपने भाई बेंजी को असाइलम भेजता है ताकि वो फ्रीली रह सके एंड ये बेंजी को पसंद भी नहीं करता था बिकॉज इसके अकॉर्डिंग जो बेंजी है वो बिल्कुल यूजलेस है। एंड कुछ साल बाद लाइब्रेरियन कैडी की पिक्चर मैगजीन में देखती है एंड वो उसे डिल्सी को देती है, बट जो डिल्सी है वो अब कैडी में इंटरेस्ट नहीं लेती है बिकॉज अब कैडी जो है वो जेफरसन से दूर रहती है एंड डिल्सी के अकॉर्डिंग वो अच्छी बात है, मतलब कि वो फिर से कैडी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहती थी। तो यहाँ पर इस नॉवेल की समरी खत्म होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवेल के मेन थीम्स। इस नॉवेल में 3 मेन थीम है। सबसे पहले है टाइम, सेकंड है प्राइड, थर्ड है लव एंड पैशन। तो बारी बारी से मैं सभी थीम्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम। द साउंड एंड द फ्यूरी, ये जो नॉवेल है इसके थीम्स नॉवेल के स्ट्रक्चर एंड नॉवेल के कैरेक्टर्स से डीपली कनेक्टेड है। नॉवेल के चारों सेक्शंस में टाइम एक इम्पोर्टेंट थीम है। चारों सेक्शंस के कैरेक्टर अलग अलग तरीके से टाइम से कनेक्टेड है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन में जो बेंजी है उसके थॉट्स जो है वो प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम में मूव करते हैं एंड जो क्वेंटीन है वो भी अपनी पास्ट मेमोरीज की वजह से अपने प्रेजेंट टाइम में हॉन्ट होता था। क्वेंटीन अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जो भी चेंजेस टाइम के साथ साथ उसके लाइफ में हुए थे एंड इसीलिए ये सुसाइड कर लेता है। एंड जो जूनियर जेसन है वो प्रेजेंट टाइम में ही रहता है बट वो पास्ट के इवेंट्स पर रिएक्ट करता था, जैसे कि मिस क्वेंटीन जो कैडी की पास्ट की एक मिस्टेक थी, उसकी नाजायज औलाद थी, उसे ये पसंद नहीं करता था। हालांकि कैडी एंड मिस क्वेंटीन दोनों से ही नफरत करता था। एंड ये जो नॉवेल है ये 4 डेज को कवर करती है एंड हर सेक्शन जो है वो किसी एक डे को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो विलियम फॉकनर है उन्होंने टाइम का बहुत ही अच्छे से यूज करके इस नॉवेल को टाइट फ्रेमवर्क दिया है। तो अब हमारा जो अगला थीम है वो है प्राइड। जो कॉम्पसन फैमिली है वो अपने प्राइड को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, तभी जो कॉम्पसन फैमिली है वो अपनी प्रॉपर्टी एंड अपनी वेल्थ के लॉस के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। एक तरह से जो फैमिली है वो अपनी मॉरल वैल्यूज को एंड अपनी सैनिटी को खो देती है। एंड जैसे ही कॉम्पसन फैमिली ने अपनी जो जमीन जायदाद थी वो खोई, वो लोग गरीब हो गए, तो कॉम्पसन फैमिली ने जो अपना प्राइड था वो भी खो दिया एंड उनका जो स्टेटस था वो भी चला गया। तो इस लॉस से जो कॉम्पसन फैमिली के एल्डर्स थे वो बहुत ही ज्यादा डीपली अफेक्ट हुए थे। स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ हैं कैरोलिन एंड जेसन कॉम्पसन थर्ड, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए होते हैं एंड फैमिली प्राइड एंड उनकी वेल्थ की जाने से इन दोनों में जो है मॉरल वैल्यूज थी वो खत्म हो जाती है। जैसे जो मिस्टर कॉम्पसन है वो इस लॉस से अल्कोहलिक बन जाते हैं एंड इसी अल्कोहल की वजह से जो मिस्टर कॉम्पसन है उनकी डेथ हो जाती है। एंड दूसरी ओर जो मिसिस कॉम्पसन है वो अपने प्राइड के जाने के बाद किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती थी और बेड पर पड़ी रहती थी और पूरा दिन अपने बारे में ही सोचती रहती थी, मतलब एक तरह से इंसेन हो जाती है। एंड दूसरी ओर जो फैमिली प्राइड है उसका लॉस जो था वो क्वेंटीन को भी अफेक्ट करता है। क्वेंटीन भी बहुत ज्यादा सफर करता था। तो जो क्वेंटीन है वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता था जब उसे पास्ट के इंसिडेंट याद आते थे कि कैसे उसकी जो सिस्टर कैडी है वो टीनेज में ही प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली का जो सम्मान था, जो उसकी फैमिली की जो इज्जत थी वो तहस नहस हो गई थी। एक्चुअली विलियम फॉकनर ने कॉम्पसन फैमिली के कैरेक्टर्स का प्राइड के कारण ट्रेजिक एंड दिखाया है।
ओके, तो हमारा लास्ट थीम है लव एंड पैशन। तो इस नॉवल में सिबलिंग्स के बीच में नेचुरल एंड अननेचुरल लव दिखाया गया है। द साउंड एंड द फ्यूरी, ये जो हमारी नॉवल है ये उस लव को शो करती है जो कॉम्पसन फैमिली में जो ब्रदर्स थे वो अपनी सिस्टर कैडी से करते थे। बेंजी जो है वो अपनी सिस्टर कैडी से सबसे ज्यादा कनेक्टेड था एंड बेंजी को प्यार था उस केयर से जो कैडी उसकी करती थी। कैडी की मैरिज के बाद जो बेंजी है वो बहुत ज्यादा रोता था एंड कैडी को बहुत ज्यादा मिस भी करता था। एंड यहाँ पर बेंजी का जो लव है वो इनोसेंट लव है जो वो हर उस इंसान को करता था जो उसे अफेक्शन शो करता था। बेंजी को कैंडी के बीएफ से भी जेलसी होती थी। दूसरी ओर प्यार तो क्वेंटीन भी कैडी को बहुत ज्यादा करता था बट उसे कैडी की जो हिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी। तो यही था द साउंड एंड द फ्यूरी जो हमारी नॉवल है उसके बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।